Dear students, you are welcome to my online teaching classes. मैं शीशपाल चौहान। आज मैं बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनके नावल कांथापुरा के चैप्टर 16 से लेके 19 तक की समरी लेके आया हूँ। मेन पॉइंट्स में होगी, अधिक डिटेल में हम नहीं जा रहे और शुरू कर लेते हैं। जिन लोगों को ताड़ी की दुकान से गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने ताड़ी की दुकान का घेराव किया था, कांथापुरा के गांव वालों ने जो मूर्ति के साथ थे और मूर्ति उनको लीड कर रहा था, तो उनकी सज़ा की अवधि पूरी होने पर उन्हें छोड़ दिया जाता है और उनके जेल से वापस आने पर उनका एक नायक की भांति स्वागत किया जाता है। वे पिटाइयों तथा प्रताड़ना की कष्टदायक कहानियां सुनाते हैं जिनसे उन्हें गुजारा गया था। उदाहरण के तौर पे सीताराम बताता है कि किस प्रकार उसे बैल की भांति जोत दिया गया था और उससे खेत जोतवाया गया था। उसे चाबुक से मारा जाता है और उससे लंबे लंबे समय तक काम करवाया जाता है, यद्यपि उसे भारी बुखार था। स्वतंत्रता संग्रामियों को सिर्फ जेलों में ही प्रताड़ित नहीं किया जाता, बल्कि कांथापुरा में भी लोगों पर सरकारी दमन की कार्यवाही और अधिक तीव्र कर दी जाती है। एक नए पटेल की नियुक्ति कर दी जाती है और लोगों को आदेश दिया जाता है कि वे उसे राजस्व कर अदा करें। केवल कुछ लोग ही उसे कर अदा कर पाते हैं, जो कर था उसे दे देते हैं, परंतु अधिकतर लोग इस बात से इनकार कर देते हैं कि वो एक नए पटेल को कर देंगे। मूर्ति ग्रामवासियों को साफ साफ कह देता है कि शीघ्र ही वे उनकी संपत्तियों को कुर्क करने जाएंगे, मतलब गवर्नमेंट उनके जो ज़मीन है, जो उनकी संपत्ति है, उसे नीलाम करेगी। किंतु यदि वे दृढ़ रहे, अपने बात पे अड़े रहे, तो उनकी विजय यकीनी हो जाएगी। वे ज़मीन खोदते हैं और अपने सारे गहने तथा अन्य कीमती सामान गड्ढों में छुपा देते हैं। इस प्रकार वे आगे आने वाली घटनाओं के लिए स्वयं को तैयार कर लेते हैं। एक सुबह वे देखते हैं कि कांथापुरा को जाने वाली सभी सड़कें और रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए हैं। सड़कों पर पत्थरों के ढेर लगे हुए हैं और उनके साथ पेड़ों पर पेड़ बिछा दिए हैं, मतलब उन्होंने रास्ते सारे अवरुद्ध कर दिए हैं, ब्लॉक कर दिए हैं। नहर के किनारों को खोद दिया गया है और उनमें पानी छोड़ दिया गया है। सभी तरफ जाने वाले मार्गों पर कांटेदार नागफनी बिछा दी है। सभी जगहों पर पुलिस वाले हैं जिनके हाथों में संगीनें और बिगुल हैं और उनके मुखिया के रूप में एक लंबा गोरा आदमी है जो उन्हें लीड कर रहा है। सरकार की कार्यवाही शुरू हो गई, ये बात तो स्पष्ट हो गई। दोपहर को ढोल पीट पीट कर घोषणा की जाती है कि यदि कानूनों के अनुसार कर नहीं दिया जाता है तो कांथापुर में रहने वाले प्रत्येक पुरुष, स्त्री तथा बच्चे को 1 रुपया और 3 नए पैसे का दंड भुगतना होगा। लोगों को चेतावनी दी जाती है कि सरकार देश पर शासन करने के लिए दृढ़ है और जो लोग समस्या उत्पन्न करेंगे उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, उन पे कार्रवाई होगी। रात को मूर्ति, रंगम्मा और रत्ना घर घर जाते हैं, लोगों को यह बताते हुए कि लड़ाई शुरू हो चुकी है और उन्हें अब कड़ाई से निर्णय लेना होगा, अपने आप को मजबूत करना होगा ताकि वो पुलिस का सामना कर पाएं। और यदि कोई पुलिस वाला घर में घुसे तो वे मंदिर की घंटी बजा दें और वे तुरंत उनकी मदद करने भी आ जाएंगे। पूरे माहौल में तनाव है। रात भर लोग कई घटनाओं के पैदा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और सवेरे जब से गलियों के जो आंगन होते हैं उनकी सफाई कर रहे होते हैं गाँव वाले, तो एक लंबा जुलूस देखते हैं, एक प्रोसेशन आ रहा है। इसके आगे एक आर्म्ड सैनिक है तथा एक अन्य सैनिक साथ साथ चल रहा है, उसके पास भी बंदूक है, वो पीछे की तरफ है। बीच में प्रत्येक 2 आदमियों के पीछे पुलिस वालों के साथ कुली हैं। कुली मीन्स जो मजदूर लोग हैं स्कीफिंगटन के, और ये वो कुली हैं जो स्कीफिंगटन से छोड़ के अपने घर आ गए थे, यहाँ पे वहाँ काम नहीं करना चाह रहे थे और कांथापुरा में बस गए थे। 30 के करीब थे ये, जिन्होंने कांथापुरा में रहने के लिए स्कीफिंगटन कॉफी बागान छोड़ दिया था।
और उन्हें स्कीफिंगटन एस्टेट में वापस ले जाया जा रहा है क्योंकि साहिब को उनकी ज़रूरत है। गांव वालों को यह भी पता चलता है कि रात को पुलिस आई थी और मूर्ति तथा रंगम्मा को ले गई थी। रंगम्मा के घर को अब ताला लगा हुआ है और पुलिस के द्वारा उसकी चौकसी की जा रही है। उसके अंदर कोई नहीं जा सकता। बहुत से पुरुषों को उस रात पकड़कर ले जाया गया था, जबकि उनकी औरतों को बांधकर उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया था। सारे गांव में पुलिस वाले भरे पड़े हैं, जिधर कहीं भी मुंह घुमाओ पुलिस ही पुलिस है। कुछ परिया औरतें और उनके बच्चे गलियों में आ जाते हैं और पुलिस वालों पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। इस पर पुलिस वाले एक नन्हे लड़के को उसकी टांग से पकड़कर ऊपर उठा लेते हैं, उसे उल्टा कर देते हैं और उसे बुरी तरह से पीटना आरंभ कर देते हैं। जब वे उसे नीचे घास पर फेंकते हैं तो बेचारे बच्चे के मुंह से सिर्फ रक्त और सिसकियां ही निकल रही होती हैं। जो औरतें यह सब देख रही थी उनका भी पीछा किया जाता है और उनको अंदर जाके भी चाबुक मारे जाते हैं। छिपने को कोई जगह ना पाकर वे गांव के मंदिर की ओर भागना शुरू कर देती हैं। वे रंगम्मा के घर के पास से गुजरती हैं और बरामदे में एक हाथी को खड़ा देखती हैं। पुलिस वाले हाथी से दरवाजे को धक्का लगवा रहे होते हैं। मंदिर के कोने में लगभग 12 औरतों का एक समूह है, जिन्हें पुलिस वालों द्वारा चाबुक और लातों से मारा जा रहा है। उनके बीच में एक गर्भवती महिला जिनका नाम राघम्मा है वो भी हैं वहाँ पे। वह अन्य स्त्रियों के साथ भागने की कोशिश करती हैं मगर भाग नहीं पाती। वह गिर जाती हैं और दर्द से ऐंठने लग जाती हैं। उनका बच्चा उनके शरीर से सरक कर बाहर आ जाता है, चीखते चिल्लाते हुए। यद्यपि उसको अभी 7 महीने का ही गर्भ था। वहाँ मौजूद स्त्रियों में से एक स्त्री बच्चे की नाल काटती है और बच्चे को उसकी साड़ी के किनारे के ऊपर रख देती है। ठीक उसी समय डाकघर की तरफ से चीखें सुनाई देती हैं। कुछ स्त्रियां भागकर यह सब देखने आती हैं कि इसका क्या कारण है, चीखें क्यों आ रही हैं। जैसे ही वे घर के अंदर प्रवेश करती हैं तो उन्हें रत्ना की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वह रसोई के फर्श पर गिरी पड़ी है, उसके दोनों टखने इकट्ठे बंधे हुए हैं और उसकी चोली पूरी तरह से फटी हुई है। एक पुलिस वाला भी वहां मौजूद था। जब वह गांव की स्त्रियों को आते हुए देखता है तो वह वहां से भाग जाता है। रत्ना रोती है और उन औरतों के गले लग जाती है जो अंदर आ गई हैं। वह उन्हें बताती है कि किस प्रकार उसने पुलिस वालों को नाखूनों से नोच लिया था और दांतों से काट खाया था। उनमें से एक स्त्री राघम्मा और उसके बच्चे को लाने के लिए चली जाती है। वे सभी अपनी उखड़ी सांसों को ठीक करने के लिए थोड़ी देर के लिए रसोई में बैठ जाती हैं। जब रत्ना उठ जाती है और स्नान कर लेती है तो कहती है, बहनों, अब यह छिपने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं है, आओ मंदिर में चलें। परंतु जैसे ही वे गली में बाहर निकलती हैं, रत्ना चिल्लाती हुई कहती है, आग आग, भट्ट के घर में आग लगी है। वे जानती हैं कि परिया जाति की औरतों ने भट्ट के घर में आग लगाई होगी। गली में चल रहे हाथी के पैरों को भी सुना जा सकता है। भट्ट के घर में और भी कुछ गिरता है और जैसे ही धान का अन्न भंडार आग पकड़ लेता है, आग की लपटें ऊंचे और ऊंची उठती चली जाती हैं। ना उनमें से एक औरत वाडम्बा को बहुत तेज बुखार है और वह कांप रही है और कराह रही है। रत्ना बाहर जाने तथा उसके लिए कंबल लाने का निश्चय करती है, परंतु उसने मुश्किल से ही मंदिर को पार किया था जब एक पुलिस वाले की नज़र उस पर पड़ जाती है और उसका पीछा करने लग जाता है। रत्ना एकदम से भागकर मंदिर के अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। अन्य पुलिस वाले भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं और दरवाज़ा पीटना शुरू कर देते हैं। वे काफ़ी लंबे समय तक दरवाज़ा पीटते रहते हैं, किंतु वे इसे तोड़ नहीं पाते। तब वे इसे सील करने का निश्चय करते हैं ताकि कोई भी बाहर ना आ सके। परिणाम स्वरूप दोपहर तक अंदर बंद हर किसी को भूख और प्यास लग जाती है। औरतें उनकी मदद को आने वाले लोगों की आवाज़ सुनने को उत्सुक हो जाती हैं, लेकिन जो कुछ वे सुन सकती हैं वह है उन सिपाहियों के बूटों की आवाज़ जो दरवाजे के बाहर चौकसी कर रहे हैं। वे पवित्र अग्नि प्रज्वलित करती हैं और भजन गाने लग जाती हैं ताकि लोग जान जाएं कि मंदिर में वे कैद हैं और उनकी सहायता के लिए किसी न किसी को आना चाहिए, लेकिन कोई नहीं आता।
समय गुजरने लगता है और उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए रत्ना उन्हें कहानियां सुनाती है कि किस प्रकार से मुंबई की तथा दूसरे बड़े शहरों की औरतों ने अपने आप को स्वतंत्र कराने के लिए अपने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही हैं। इस प्रकार से वे सारी रात कहानियां सुनाती रहती हैं और भजन गाती रहती हैं और ऊँघती भी रहती हैं, क्योंकि नींद तो हर स्थिति में आ जाता है। भले ही इंसान बहुत ही दुख दर्द में भी होगा तब भी नींद की झपकी आ जाती है। पौ फटते ही रचन्ना की पत्नी रांची आ जाती है और दरवाज़ा खोल देती है। उसने रात को उनके कराहने की आवाज़ें सुन ली थी, फिर भी जैसे ही दिन चढ़ता है वह पटेल के घर से चाबी लाती है और उन्हें बचाने के लिए आ जाती है। वे सभी शीघ्रता से अपने अपने घरों को चल देते हैं। गलियां सुनसान होती हैं और पुलिस जा चुकी है। वे देखती है कि पुतम्मा बीमार है और बिलख रही है। उन्हें यह भी पता चलता है कि उनके सभी पुरुषों को पुलिस कहीं ले गई थी। उनमें से बहुतों ने अपने आप को गांव के बाहर वाले घने जंगल की झाड़ियों में छिपा लिया था और वे लोग सारी रात उन पर नज़र रखे हुए थे। यही कारण था कि परिया सिदैया पुतम्मा की सहायता करने आ सका था जब पुलिस वालों ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। यह उनके लिए बड़ी राहत की बात थी कि पुलिस जा चुकी थी और अब वे गहरी नींद से सो सकते हैं। 3 दिन बगैर वर्णन करने लायक किसी घटना के ही गुजर जाते हैं। इस समय के दौरान गांववासी आराम करते हैं, अपने घरों को व्यवस्थित करते हैं और पहले वाली दिनचर्या अपना लेते हैं। फिर शनिवार को वे कई कारों को बेबूर टीले की तरफ से आते देखते हैं और यूरोपियन वस्त्र पहने कई लोग उनमें से बाहर निकलते हैं। ये बंद कारें हैं और उनके पीछे खुली कारें हैं जो कुलियों के जैसे दिखने वाले लोगों को ला रही हैं। गांव के लोग तुरंत समझ जाते हैं कि वे शहर के कुली हैं और यह कि उनके खेत नीलाम होने जा रहे हैं। जल्द ही ढोल पीट कर यह घोषणा कर दी जाती है कि वे लोग जिन्होंने कर नहीं दिए थे उन्हें बागी समझा जाएगा और उनके खेत नीलाम कर दिए जाएंगे। कई खेतों के नाम लिए जाते हैं, बताए जाते हैं कि ये उसका खेत है, ये उसका खेत है। स्त्रियां यह सुनकर भयभीत हो जाती हैं और उन पर यह सब मुसीबतें लाने के लिए सतम्मा, मूर्ति तथा महात्मा को कोसने लग जाती हैं, किंतु उन्हें शांत कर दिया जाता है और रत्ना के पास लाया जाता है क्योंकि वो अब उनकी मुखिया है। मूर्ति गिरफ्तार हो चुका है और अब उनके बीच में नहीं है। रत्ना सामी के घर में रह रही है क्योंकि रंगम्मा के घर को सरकार के द्वारा सील कर दिया गया है। वे रत्ना को सामी के घर पर मिलती हैं। कई अन्य औरतें भी वहां पहले से मौजूद रहती हैं। रत्ना उन्हें कहती है कि वे चिंता न करें क्योंकि शीघ्र ही कुछ शहरी लड़के उनकी सहायता के लिए पहुंच जाएंगे। उनमें से एक स्वयं सेवक पहले से ही वहां मौजूद था और वह कहता है, बहनों, डरने की कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कि सरकार आज ज़मीनें नीलाम करेगी और हमारे लोग शहर में से आ रहे हैं। हमने सत्यनारायण की पूजा करवाने का फैसला किया है और वह इस घर में करवाई जाएगी। पुलिस वालों की संख्या चाहे कितनी भी हो, हमारे लोग उनकी आंखों में धूल झोंकेंगे और यहाँ पूजा के लिए पहुँच जाएंगे और कोई भी ज़मीन कभी भी नहीं बिकेगी क्योंकि सरकार हमसे डरी हुई है। फिर वह आगे कहता है कि कारोबार में सभी अदालतें तथा बैंक बंद हैं। कलेक्टर इतना घबराया हुआ है कि वह कभी भी बाहर नहीं निकलता। उसके दरवाजे पर, उसके गेट पर तथा उसके शयन कक्ष की खिड़की के नीचे पुलिस वाले तैनात हैं। कारवाड़ के हर एक गोरे की बगल में एक पुलिस वाला रहता है। गलियों में जुलूस तथा प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। पुलिस उन्हें पीटती है और फौजी उन पर गोलियां चलाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे राजा कौन है, तो वे सभी एक आवाज़ में कहते हैं, कांग्रेस, कांग्रेस और महात्मा। इस प्रकार वह स्वयं सेवक गाँव वासियों को बताता है कि किस तरह लोग निडर होते जा रहे हैं और सरकार का दमन जितना ज़्यादा हो रहा है, लोग उतना ही अधिक विरोध कर रहे हैं। लोगों की दुख तकलीफ़ों का असर भारतीय साहिबों पर पड़ रहा है और यह सब उनके दिलों को छू रहा है और उनमें से कईयों ने तो सरकार से अपने इस्तीफे दे दिए हैं। उनमें से बहुत से साहिब अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। यह फैसला किया जाता है कि सत्यनारायण की पूजा होगी और देवता को एक जुलूस में निकाला जाएगा
और जुलूस की आड़ में वे कांथापुरा से बाहर निकलेंगे। चारों तरफ पुलिस वाले तथा गोरे अफसर होते हैं, लेकिन उनकी योजना की सफलता के लिए स्वयं सेवकों ने भारी गोपनीयता बरती हुई है। वे स्वामी के आंगन के सामने 2 छकड़े खींचकर खड़े कर देते हैं। छकड़े मीन्स कार्ट्स, बैलगाड़ियाँ, ताकि कोई भी यह न देख सके कि अंदर क्या हो रहा है। जब वे जुलूस की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें पता चलता है कि बहुत से लोगों से भरी हुई और भी बसें ज़मीन की नीलामी के लिए आ रही हैं। जैसे ही सांझ ढलती है, बड़ी बड़ी गैस लाइटें जला दी जाती हैं और खेतों में ले जाई जाती हैं। वे कुली जिन्हें शहर से लाया गया है काम में लग जाते हैं। वे वहां उगे धान को काटने लग जाते हैं और खेतों पर उन अजनबियों का कब्जा हो जाता है। लेकिन स्वयं सेवक जुलूस की अपनी तैयारियां जारी रखते हैं। जब सब कुछ तैयार हो जाता है, रत्ना शंख बजाती है, लोग चिल्लाते हैं सत्यनारायण महाराज की जय, कपूर जलाया जाता है, नारियल तोड़े जाते हैं और जुलूस शुरू हो जाता है। लोग गाते रहते हैं और अपने हाथों से तालियां बजाते रहते हैं। जब वे गांव के गेट पर पहुंचे, लाठियां उठाए हुए पुलिस वालों की कतारें उनकी तरफ आती हैं। जब वे देखते हैं कि यह एक धार्मिक जुलूस है, वे उन्हें जाने देते हैं। प्रत्येक कुछ 100 कदमों पर रत्ना रुक जाती है और 3 बार शंख बजाती है। कपूर दोबारा जलाया जाता है और नारियल तोड़े जाते हैं। सत्यनारायण भगवान की जय के जय घोष रात के वातावरण में गूंजते रहते हैं। इंस्पेक्टर जुलूस को रोकता है और रत्ना से पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ देव ले जाए, उसका उत्तर होता है। वे आगे बढ़ते रहते हैं, किंतु अब उनके गलों से वंदे मातरम की चीखें गूंजती हैं और अंधेरे में से भी जवाब आता है, महात्मा गांधी की जय। यह उस घने जंगल की झाड़ियों से आता है जहाँ उनके पुरुष छुपे हुए थे। कांथापुरा के लोग वहाँ छुपे हुए थे। अब पुलिस गुस्से में आ जाती है और उन पर धावा बोल देती है, किंतु वे लोग जो जंगल में छुपे हुए थे, भागते हुए तथा नारे लगाते हुए आ जाते हैं। वे गांववासियों के गिर्द जमघट लगा लेते हैं और यह वही होते हैं जो लाठियों के प्रहार सहन करते हैं। उनमें से कुछ चिल्लाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लाठियों के प्रहारों के बावजूद वे स्किफिंगटन कॉफी बागान की ओर बढ़ते रहते हैं। बेबर टीले पर कुछ आकृतियां इधर उधर चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये अवश्य फौजी होंगे। शहरी लड़के उनके जोश को कायम रखने के लिए उन्हें यह बताते रहते हैं कि पेशावर तथा भारत के अन्य शहरों में क्या हो रहा था और यह भी किस प्रकार पुलिस ने सरकार के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया था। जब वे महात्मा गांधी की जय तथा इनकलाब जिंदाबाद चिल्लाते हैं, पुलिस उन पर ऐसे लाठियां बरसाती हैं कि जुलूस का सिंहासन, देवता और फूल नीचे गिर जाते हैं। तभी कोई पीपल के पेड़ के शिखर से तिरंगा फहरा देता और यह गाते हुए, ध्वज ऊंचा करो, अरे ध्वज ऊंचा करो भाइयों बहनों मित्रों और माताओं, यह झंडा है क्रांति का। पुलिस उस पर झपट पड़ती है। झंडे के साथ नीचे आते समय झंडे को पुलिस वालों से बचाने के प्रयास में वह कभी इधर तो कभी उधर झंडे को सरकाता रहता है। अन्य लड़के उससे झंडा ले लेते हैं और यह एक हाथ से दूसरे हाथ में फड़फड़ाता है तथा कूदता हुआ जाता रहता है। स्वयं को संख्या में बहुत कम पाकर पुलिस वाले लोगों पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। जब वे अलॉय लेन में मार्च करना जारी रख रहे होते हैं, गांववासी नीचे स्थित अपने खेतों को देखते हैं तथा शहरी कुलियों को गैस लाइट की रोशनी में फसल काटते देखते हैं। वे गली में भागते हैं तथा नहर पर पहुंच जाते हैं। अपने दिलों में भय लिए वे नहर में से चल कर जाते हैं कि जब अचानक सामने वाले किनारे पर भारी संख्या में अपने हाथों में संगीन उठाए फौजियों को देखते हैं। वे भय से चिल्लाते हैं, चीखते हैं और घूम जाते हैं और खुद को छिपाने के लिए फसलों की आड़ ले लेते हैं। अब जाकर पहला फायर किया जाता है, परंतु यह फायर चेतावनी के रूप में हवा में किया जाता है और किसी को चोट नहीं पहुंचती। भय ग्रसित भीड़ हड़बड़ी में कभी इधर तो कभी उधर भागने लग जाती है। महात्मा गांधी की जय के दोहराए जाने वाले नारों से गुस्साए फौजी भीड़ को तितर बितर करने के लिए आदेश देते हैं, अन्यथा गोली चला दी जाएगी, ये चेतावनी भी दी जाती है। उनके द्वारा ऐसा करने से इनकार किए जाने पर गोलियों की एक बौछार कर दी जाती है। इस बार भी यह नकली फायरिंग थी और किसी को चोट नहीं पहुंचती। वे गन्ने के खेतों की आड़ में उन कुलियों की तरफ बढ़ना जारी रखते हैं और अभी भी फसल
रखते हैं और कुली अभी भी फसल काट रहे हैं। वे कुलियों के जितना नजदीक पहुंचते जाते हैं उतनी ही जोर से चिल्लाते हैं, गांधी की जय और इनकलाब जिंदाबाद। अचानक ही वे कुलियों की भीड़ को स्कीफिंगटन कॉफी बागान में चलते हुए देखते हैं। वे अवरोध को गिरा देते हैं और अपने हाथों में कांग्रेस का झंडा उठाए वे बार बार वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय, इनकलाब जिंदाबाद चिल्लाते हुए बाहर निकल जाते हैं। शहरी कुली उनकी तरफ देखते हैं और तुरंत काम रोक देते हैं। सभी लाइटें बुझा दी जाती हैं। स्कीफिंगटन के कुली उनकी तरफ नारे लगाते हुए बढ़ना जारी रखते हैं। उन्हें घोड़े पर सवार एक गोरे अफसर द्वारा रुकने का आदेश दिया जाता है। उनके इनकार कर देने पर गोलियां चलाई जाती हैं। चीखें, कराहटें और बिलखने की आवाजें हवा में गूंजती हैं। टीले के ऊपर से भी फौजी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। कुछ औरतें गांव पहुंचने में सफल हो जाती हैं। जख्मी तथा खून बहते हुए लोगों को स्ट्रेचर पर डालकर गांव में लाया जाता है। रचन्ना की पत्नी से अब और सहन नहीं होता है और वह कहती है कि वह गांव को आग लगा देगी और तथा कुछ अन्य परिया औरतें अपनी साड़ियां और चोलियां उतार देती हैं, उन्हें एक साथ जला देती हैं और एक के बाद एक छप्पर को जलाने लग जाती हैं। जैसे ही ऊंची ऊंची लपटें उठती हैं, एक बार फिर फायरिंग होती है और भागती जाती हैं और फौजियों को चकमा दे देती हैं। ज्यादा से ज्यादा पुरुष, स्त्रियां, बच्चे उनके साथ शामिल हो जाते हैं, तब तक कि वे 30 लोग नहीं हो जाते। वे पैर घसीटते हुए मंडूर पहाड़ियों की तरफ चल पड़ते हैं और वहां लगभग 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। मंडूर के लोग उनका स्वागत करते हैं, उन्हें खाने पीने को देते हैं। थोड़ी देर आराम कर चुकने के बाद वे चल पड़ते हैं क्योंकि पुलिस अभी भी उनके पीछे लगी हुई है। वे कावेरी के तट पर पहुंच जाते हैं और इसे पार करके दूसरी तरफ मैसूर के प्रदेश में चले जाते हैं। लोगों द्वारा एक नायक की भांति उनका स्वागत किया जाता है। उनके गले में हार डाले जाते हैं और उन्हें महात्मा के तीर्थयात्री कहा जाता है। यह काशीपुर गांव है और वे यही बस जाने का फैसला कर लेती हैं। जब से कांतापुरा के गांववासी काशीपुर में आकर बस गए हैं, 1 वर्ष और 2 महीने गुजर चुके हैं। वे 300 शरणार्थी अब अपने नए घर में बड़े आराम से रह रहे हैं। उनकी जिंदगी काफी हद तक वैसी ही है जैसे वे कांतापुरा में रहा करते थे। दोपहर के समय वे सभी बरामदे में इकट्ठे हो जाते हैं। धार्मिक पुस्तकें पढ़ी जाती हैं और उन पर चर्चा की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कांतापुरा में किया करते थे। जब वे अतीत के बारे में सोचते हैं, उनके दिल उदास हो जाते हैं क्योंकि उनके बहुत से मित्र वहां नहीं हैं। उनमें से कुछ जेल में हैं और वे अपनी रिहाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रत्ना को सिर्फ 1 साल की सजा मिली है और उनके पास आने वाली वह सबसे पहली महिला थी। वह उन्हें बताती है कि किस प्रकार इंग्लैंड के राष्ट्रीय ध्वज यूनियन जैक को सलाम करने से इनकार किए जाने पर उन्हें जेल में यातना दी गई थी। वह उन्हें यह भी बताती है कि महात्मा ने वायसराय के साथ समझौता कर लिया है और स्वतंत्रता की लड़ाई को स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल वहाँ शांति है, लेकिन स्थिति कभी भी वैसी हो सकती है जैसे पहले हुआ करती थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कष्ट सहे हैं तथा अपने प्रियजनों को खोया है। वायसराय की संधि के परिणाम स्वरूप मूर्ति को भी जेल से रिहा कर दिया जाता है। रत्ना को उसकी तरफ से एक पत्र प्राप्त होता है जिसमें वह उसे जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताता है तथा यह कि किस प्रकार देश भर में युवक उनका अनुसरण करते हैं। उन्हें यकीन है कि जवाहरलाल परिस्थितियां बदल देंगे, गरीबी को दूर कर देंगे और उन सभी को एक जैसी हैसियत वाला बना देंगे। वह गांधी के साथ हैं, अहिंसा में विश्वास रखते हैं, किंतु उनकी अपनी व्यक्तित्व है और उनके अपने विचार हैं। फिर रत्ना बम्बई के लिए निकल जाती है। मूर्ति के विचारों में कुछ बदलावों के बावजूद वे सभी अभी भी महात्मा के पक्ष में हैं। उन्हें सुनने को मिलता है कि महात्मा गोरे लोगों के देश जा रहे हैं और उन्हें यकीन है कि वे वहां से उनके लिए स्वराज लेकर आएंगे। इसके बारे में उपन्यासकार चक्का के माध्यम से कहती हैं वह कि राम वनवास से वापस आएंगे और उनके साथ सीता माता होंगी, क्योंकि रावण का वध कर दिया जाएगा और सीता माता को मुक्त करवा लिया जाएगा और वह पवन के एक रथ में सीता माता को अपनी दाहिनी तरफ बिठाकर वापस लाएंगे और भाई भरत अपने स्वामी की पूज्य खड़ाओं अपने सिर पर उठाए उनसे मिलने जाएंगे और जैसे ही वे अयोध्या में प्रवेश करेंगे उन पर पुष्पों की बारिश होगी।
यह सिर्फ रंगड़ी गौड़ा ही होता है जो जेल से अपनी रिहाई के बाद कांथापुर आता है। वह अपने वे गहने खोदकर निकालने के लिए गांव जाता है जो उसने बहुत पहले धरती में गड़ा दिए थे। वह उन्हें बताता है कि गांव में सब कुछ बदल चुका है। आसपास की पहाड़ियों पर शहरी कुलियों के लिए नए घर बना दिए गए हैं, किंतु स्वयं गांव अभी भी रूइंड है, विध्वंस बर्बाद हो चुका है। भट्ट तक ने भी अपना मकान बेच दिया है और वहां से चला गया है। उसका खुद का घर भी जीर्ण अवस्था में था। रंगनी गौड़ा बहुत ही दुबला पतला हो गया है, इतना कि उसे पहचानना बहुत कठिन है। वह भी काशीपुर में बस जाता है और उनके साथ रहने लग जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से ये कांथापुरा की समरी खत्म हो जाती है। हालांकि इसकी डिटेल्ड समरी बाद में देता रहूँगा, जिनके एग्जाम है उनको आइडिया हो जाएगा इन 3-4 चैप्टरों में क्या होता है। तो फिर कभी कुछ और लेके आऊँगा। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।